जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का विषय सामान्य हिंदी का कक्षा 11 का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। यहाँ पर आपका टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है और यहाँ पर आप लोगों का पेपर का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। अब आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सबसे पहले, इसके बाद आपके रिटन क्वेश्चंस चलेंगे। तो इस प्रकार हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर क्लास 11 के एनुअल एग्जाम के सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। जिस भी आप स्कूल में हैं उसी स्कूल के आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे। ये जो चैनल है यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर सभी क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम लोग आपको सबसे पहले 360 पेपर आपको क्वालिटी कर लेनी है जिससे आपको बिल्कुल क्लियर क्वेश्चंस दिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, गद्य विधा की संख्या है। क्या बतानी है आपको? गद्य विधा की संख्या बतानी है। 3, 7, 11, 15। तो गद्य विधा की संख्या कितनी है? तो गद्य विधा की संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? 3। इसके बाद नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो यहाँ पर भारतेंदु युग के लेखक कौन है? तो भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद नेक्स्ट है, ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। क्या बताना है आपको? ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। तो ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है एकांकी, ध्रुव देवी, नाटक, उपन्यास। तो ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है नाटक। क्या है? नाटक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, नाटक। इसके बाद नेक्स्ट है, आवारा मसीहा की रचना विधा है। तो आवारा मसीहा की रचना विधा है उपन्यास, जीवनी, नाटक, निबंध। तो आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है? तो आवारा मसीहा की रचना विधा है जीवनी। क्या है? जीवनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला आपका, सॉरी ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, जीवनी। क्या हो जाएगा? जीवनी। इसके बाद नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। इसके बाद नेक्स्ट है, आदिकाल का एक अन्य नाम है। तो आदिकाल का एक अन्य नाम है स्वर्ण युग, सिद्ध सामंत, वाद काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल। तो आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? आदिकाल का अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल। क्या है? सिद्ध सामंत काल है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ज्ञान आश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ज्ञान आश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो इसके प्रतिनिधि कवि हैं कबीर दास हैं। क्या हैं? कबीर दास हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, कबीर दास। क्या है? कबीर दास। इसके बाद नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, राष्ट्रीय काव्यधारा। तो ये किसके हैं? तो ये है राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। किसके कवि हैं? राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है आवारा मसीहा, नास्कितोपाख्यान, कामायनी, पल्लव। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? तो आप लोग जानते हो, कामायनी उनकी प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद की। तो यहाँ पर हो जाएगा कामायनी। क्या हो जाएगा? कामायनी, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं। किसके कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, द्विवेदी युग। क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग। इसके बाद नेक्स्ट है, परमारथ का संधि विच्छेद है। तो परमारथ का संधि विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा
परम धन अर्था। क्या हो जाएगा? परम धन अर्था। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कमलोदय का संधि विच्छेद है। तो कमलोदय का संधि विच्छेद क्या बन जाएगा? कमल धन उदया। क्या बन जाएगा? कमल धन उदय। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तेन में विभक्ति वचन का सही विकल्प है। तो हस्तेन में कौन सा है? तो हस्तेन में आपका है तृतीय विभक्ति एक वचन है। क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है राजनी की विभक्ति तथा वचन का सही विकल्प चुनिए। तो राजनी की विभक्ति एवं वचन का सही विकल्प क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अविराम। अभिराम शब्द का सही विकल्प है। तो अविराम का मतलब क्या होता है? बिना रोक के। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बिना रोक के और सुंदर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अर्थ का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो अर्थ का सही विकल्प लिखना है कारण, प्रायोजन, धन, अन्य। तो अर्थ का अर्थ क्या होता है? अर्थ का अर्थ होता है धन। क्या होता है? धन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ हो सही विकल्प होगा। तो जो पहले कभी ना हुआ हो वो होता है अभूतपूर्व। क्या होता है? अभूतपूर्व। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, अभूतपूर्व। इसके बाद नेक्स्ट है भाव का संधि विच्छेद है। तो भाव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भव धन उका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भव धन उका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है उपकार अपकार का सही अर्थ है। तो उपकार अपकार का सही अर्थ है। तो उपकार का अर्थ क्या है? तो उपकार का अर्थ है भलाई और अपकार का अर्थ है बुराई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट हमारा 20 क्वेश्चन है जो कम बोलता हो शब्द का सही विकल्प होगा। जो कम बोलता है का सही विकल्प क्या होगा? अल्पभाषी होगा। क्या होगा? अल्पभाषी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे एक एक नंबर की 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि अब आपको लिखित प्रश्न करने होंगे। ये आपको कॉपी पर करने होंगे। जैसे आपको पहला गद्यांश यहाँ पर दिया गया है और इन गद्यांश को आपको पढ़ना है। इसके बाद उपर्युक्त क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, किस आधार पर राजनीतिक और सामाजिक कौटुंबिक व्यवस्था का व्यू खड़ा होगा, किस समाज को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या प्रेरणा दी है। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी 2 नंबर के, यानी कि 10 नंबर का आपका एक गद्यांश हो जाएगा। यहाँ पे अथवा करके आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई एक यहाँ पर करना होगा। जैसे दूसरा आपको गद्यांश दिया गेहूं की आवश्यकता उसे कहते हैं किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। प्राचीन काल के उपवास, व्रत, तपस्या आदि से चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? उपर्युक्त पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, प्राचीन काल में मनुष्य का लक्ष्य क्या था, मनुष्य के जीवन में गेहूं और की महत्ता क्यों है स्पष्ट कीजिए, चेष्टा और श्रम शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको दिए जाते अथवा में करके आपको दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक दूसरा गद्यांश दिया गया है, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये एक पद्यांश दिया गया है पूरा। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, गोपियों ने श्री कृष्ण किसके समान प्रिय बताया है, गोपियां दिन रात जागते सोते किसकी तरह अरुचिकर लगती हैं, उद्धव की योग चर्चा गोपिकाओं को किस तरह अरुचिकर लगती हैं। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं 2-2 नंबर के। तो इस प्रकार 10 नंबर का आपका ये हो जाता है। इसके बाद अथवा में आपको इसी के अथवा में आपको दिया गया है करके, यहाँ पर आपको दिया गया है
यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे अथवा में दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। जिसे ऊपरी पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, नायिका कैसे उलाहना दे रही और कैसे, नायक के व्यवहार किसके समान बताया गया तथा क्यों, लगा लगी लोहन करे नायक मन बाधो जी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं 2-2 नंबर के। इस प्रकार 10 नंबर के आपका पद्यांश तो हो जाता है। दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जीवन परिचय पर। यहाँ पर आपको जीवन परिचय करना है। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। राहुल संकृत्यायन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है। इसके बाद दूसरा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। तो यहाँ पर तीनों में से आपको कोई एक करना है। इसके बाद आती है आपकी कहानी। तो यहाँ पर कहानी बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसके बाद आता है नाटक का। यहाँ पर आ जाता है अपने पठित नाटक की कथा संक्षेप में लिखिए अथवा अपने पठित नाटक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक करना है अथवा जिसमें आपको देखने को मिलेगा उनमें से आपको दोनों में से कोई एक करना होगा। इसके बाद आते हैं संस्कृत गद्यांश पर। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपको 2 दिए गए हैं संस्कृत गद्यांश, उनमें से आपको कोई एक का संस्कृत का संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद करना होगा। इसके बाद हमको 7 नंबर में एक श्लोक दिया जाता है जिसका भी हमको ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होता है अथवा में आपको 2 दिए गए हैं उनमें से आपको कोई एक यहाँ पर करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर है अधजल गगरी छलकर जाए, घर को भेदी लंका ढाए, अंगद का पैर होना, आसमान पर थूकना। तो यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं, 4 में से आपको कोई एक करना है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं। कनक, अभियोग, चपला। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों में से ये 3 दिए गए उनमें से आपको कोई एक करना है। इसके बाद है अशुद्ध वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को छांटकर आपको लिखना है, शुद्ध करके यानी कि लिखना है। जैसे ईश्वर के अनेक रूप हैं, डाल में चिड़िया बैठी हैं, प्रज्ञा गुणवान स्त्री है, वृक्षों पर कोयल बैठी है। यहाँ पर बैठी लिखा है, यहाँ पर आपको बैठी है कर देना है। इसके बाद 29 क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर 2-2 नंबर में आपको सबसे पहले है कर्ण अथवा वीरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यमक अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2-2 नंबर में आपको सभी दिए गए हैं, तीनों आपको इनमें 2-2 नंबर के दिए गए हैं, तो इसको आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने क्षेत्र में बढ़ती हुई अराजकता को दूर करने के लिए पुलिस अधीक्षक को एक शक्तिशाली शिकायती पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों में से आपको कोई एक पर अपना टॉपिक पर आवेदन पत्र लिखना है या फिर शिकायती पत्र लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा 31 क्वेश्चन निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला है भारतीय किसान की समस्याएं और समाधान, आरक्षण वरदान या अभिशाप, प्राकृतिक आपदा और उनका प्रबंधन, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, चारों में से आपको कोई यहाँ पर एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना होगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।